कंचन हर महीने अपने पीरियड्स के बाद एक आस लगाती थी कि इस बार शायद भगवान हमारी सुन ले। उसे हर बार मायूसी मिलती थी। कंचन पढ़ी लिखी थी लेकिन वो मायूस हो रही थी। उसकी एक कम पढ़ी लिखी सहेली ने बताया कि अगर तुम अपने पीरियड्स के शुरू के दिनों में अपने पति के साथ शारीरिक संबंध बनाओगी, शायद तुम्हारे लिए वो अच्छा रहेगा। पीरियड्स के शुरू के दिनों में औरत को भी अपने पति की बहुत चाहत होती है। कंचन ने ऐसा ही किया था। पीरियड्स के शुरू के दिनों में ही अपने पति अखिलेश के साथ बिस्तर पर बड़ी रोमांटिक बातें कर रही थी। अखिलेश भी बहुत रोमांटिक हो रहा था क्योंकि वह उसकी पसंद की पत्नी थी। जैसे ही उसने अपनी पत्नी को बाहों में लिया और धीरे से उसके ब्लाउज के बटन को खोलना शुरू किया, होंठों से फिर गर्दन पर और गर्दन से फिर उसके बैली बटन पर चूमता हुआ गया था। उसका प्यार करने का तरीका कंचन को पहले ही पागल कर देता था। जैसे ही अखिलेश ने कंचन को अपने सीने से लगाया, उसकी चाहत को मिटाने लगा, तो उसे बहुत गीला गीला महसूस हुआ। अखिलेश डर गया था। आखिर ये क्या हुआ? देखा तो पूरा बिस्तर लाल पड़ा था। कंचन पर गुस्सा करने लगा। अगर तुम्हें पहले से पता था तो तुम मेरे इतने करीब क्यों आई थी? अब सारा बिस्तर खराब हो गया और मेरा सारा मूड भी खराब हो गया। तुम हमेशा इस तरह की उटपटांग हरकतें क्यों करती फिरती हो? फिर भी पति के बहुत करीब होकर उसे चूमने लगी थी। अखिलेश को समझ नहीं आया था वह उसकी चाहत को मिटाता या नहीं। वह बाथरूम में घुसकर फ्रेश होने चला गया था। तब कंचन ने उसे बताया कि मेरी एक सहेली ने मुझे ये करने के लिए कहा था। शायद अब की बार भगवान खुश हो जाए। अखिलेश ने उसे बहुत डांटा। तुम एक पढ़ी लिखी लड़की हो और किस तरह गंवारों वाली हरकतें कर रही हो। कंचन चुप हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। फिर से आज कंचन को नहाए 2 दिन हो चुके थे क्योंकि उसके पीरियड्स अभी अभी ख़त्म हुए थे और उसके खुशी में आज उसने बहुत सारे सपने सजाए थे और पुरानी यादों को ताज़ा करने की कोशिश की थी। वह हर महीने इसी तरह करती थी। हर महीने उम्मीद बांधती थी, फिर महीने के लास्ट में उसकी उम्मीद फिर से टूट जाती थी। उसकी शादी को कई साल बीत चुके थे। उसको औलाद चाहिए थी। आज की रात बहुत ही खूबसूरत थी। ऐसा लग रहा था आज की रात थम गई हो। कमरे में हर जगह सजावट थी। फूलों की पत्तियां बाहर से लेकर कमरे के अंदर तक फैली हुई थी। कमरे के अंदर एंट्री करते ही गुलाब की फूलों की खुशबू भीनी भीनी आ रही थी। अखिलेश अंदर दाखिल हुआ तो कदम जैसे रुक गए थे। वह देखने में बहुत ही डिसेंट बंदा लग रहा था। हाइट उसकी 6 फीट थी। उसकी चौड़ी छाती, वह किसी राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। कमरे में अंधेरा था। गुलाब की खुशबू से उसे उलझन सी हुई थी। वह पलटने ही वाला था। किसी ने अपने गर्म हाथों से पीछे से उसकी आंखों पर अपने हाथों से पकड़ मजबूत बना ली थी। पहचानो, नरमी से हंसती हुई आवाज़ में चौंका था। एक झटके से हाथ हटाया। कंचन सामने खड़ी थी। हल्के पिंक कलर के साड़ी में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी और अखिलेश पर गजब ढा रही थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी। वह कुछ कहती उससे पहले कि वो माथे पर बल डालकर बोला, ये क्या हुलिया बना रखा है अपने कमरे का तुमने? दिमाग ठीक है तुम्हारा? इंसान कितना थका हुआ होता है, अपने कमरे में आराम करना चाहता है, और तुमने ये क्या तमाशा लगाया हुआ है? और कमरे में इतना अंधेरा क्यों किया हुआ है? उसकी आवाज़ भारी और गुस्से से उभर रही थी। कंचन जरा सा मुस्कुराकर बोली, जाने मन, गुस्सा क्यों कर रहे हो आप? ये सब मैंने आपके लिए ही तो किया है। देखिए ना, सब कुछ कितना खूबसूरत लग रहा है और आप नाराज़ हो रहे हैं, अपनी मासूम सी पत्नी का दिल तोड़ रहे हैं। अखिलेश बहुत गुस्सा हुआ था। खूबसूरत नहीं, मुझे ये सब तमाशा बिल्कुल भी पसंद नहीं। उसने गहरी सांस ली थी। क्या ज़रूरत थी इन सब फालतू खर्च करने की? जब कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा। मुझे एक वारिस चाहिए और तुम मुझे नहीं दे सकती हो। मैं अब थक गया हूँ। कंचन के चेहरे की रंगत पल भर में उड़ गई थी, मगर वह चुप नहीं रही। वह हिम्मत करके बोली, ऐसी बात नहीं है। ये सब खूबसूरती की एक पहचान है और हमें इसे दिल की नज़रों से देखनी चाहिए। आप ऐसी बातें मत करो। मुझे तकलीफ़ हो रही है। मैं आज ही डॉक्टर से मिली थी। उन्होंने बताया कि कभी कभार टाइम का फ़र्क हो जाता है। औरत का जिस्म हर महीने सिर्फ कुछ दिनों में प्रेग्नेंट होने के लिए तैयार होता है। मैंने हर एक चीज़ पर बहुत बारीकी से जांच की। आप मेरी बात को ठंडे दिमाग से सुनिए। अगर हम दोनों एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो कभी भी हमारे घर खुशियाँ नहीं आएगी। वे और ज़्यादा कुछ कहती उससे पहले ही अखिलेश गुस्से से मुस्कुराया था। फालतू की बातें हैं। वह अपनी बात पूरी करता उससे पहले वो बोली, नहीं, आपकी सोच गलत है। मेरी बात एक बार कान खोल कर सुन लीजिए। मैं आपके लिए हमेशा अच्छा सोचती हूँ। जबकि वह हाथ बांध कर खड़ा हो गया था। गुस्से वाले अंदाज में उसको देखने लगा था।
जबकि उसका अंदाज गलत साबित करते हुए बोली, डॉक्टर ने बताया है कि औरत का शरीर पीरियड्स के तुरंत बाद अगर पति से शारीरिक संबंध ठीक हो तो उसको कभी भी बच्चा ठहर सकता है। अखिलेश ने उसके इस बात पर गुस्सा किया और उसकी बात को काट दी। तुम्हें लगता है इन 4 सालों के बाद भगवान कोई चमत्कार करेगा? अब मुझे इन सब बातों से कोई उम्मीद नहीं नजर आ रही। कंचन, तुम्हें अच्छी तरह मालूम है हमने इन 4 सालों में कितनी बार ट्राई की है और ये बातें फालतू की बातें हैं। इसलिए मुझे किसी भी डॉक्टर के इलाज के लिए उस्काया मत करो। मेरा दिल बिल्कुल भी नहीं है, मैं अब हर चीज़ से थक चुका हूँ। उसकी आवाज़ में अब मायूसी झलक रही थी। कंचन ने अपने ऊपर कभी हार हावी होने नहीं दिया था। आप थक गए होंगे, मैं जानती हूँ। उसके पास आई, उसके चेहरे के पास होकर बोली, मगर कभी कभी भगवान के घर में देर हो जाती है, पर वह अपने भक्तों को हमेशा देखता रहता है। डॉक्टर ने कहा है कि अगर आप दोनों की सेहत अच्छी है तो वक्त और समय लग सकता है, बच्चा पैदा हो सकता है। इस बार मेरी बात पर आप विश्वास कर लीजिए। मैंने बहुत उम्मीद के साथ आज ये सब किया है। मुझे विश्वास है मेरा भगवान मेरी उम्मीदों को नहीं तोड़ेगा। एक औरत होकर जब मैं हिम्मत नहीं हारती तो आप एक मर्द होकर क्यों हार रहे हो? अखिलेश ने नज़रें चुरा ली थी। वक्त वक्त की बात है, डॉक्टर का इलाज अब तुम बताओगे मुझे। कब और कैसे क्या करना है और कैसे जीना है, अब तुम बताओगी मुझे। मैंने सुना है कि अगर सच्चे मन से सच्चे तन से छठी मैया की पूजा की जाए तो इस साल हमें ज़रूर बच्चा हो सकता है। इस बार छठ पूजा करें। देखो कंचन, ये सब फालतू की बकवासबाजी मुझे अच्छे नहीं लगते। क्षेत्र के अपने अलग अलग ही भगवान होते हैं। हमने कभी छठ पूजा नहीं मनाई और इससे कुछ होने वाला नहीं है। तुम अब इन बातों को मुझसे दूर रखा करो। कैसे जीना है मुझे अच्छी तरह से पता है। उसका दिमाग अब खराब हो चुका था। ये बातें उसे अजीब परेशानी में डाल देती थी। कंचन की आवाज़ में अब वही नरमी फिर से जगमगाने लगा था और साथ में दुखी भी शामिल हो गया था। नहीं, बस चाहती हूँ हम दोनों एक ही डायरेक्शन में कोशिश करेंगे तो भगवान हमारी इच्छाओं को ज़रूर सुन लेगा। डॉक्टर ने कहा है कि पीरियड्स के तुरंत बाद हम एक दूसरे के साथ रहेंगे, सोएंगे तो भगवान हमारी इच्छाओं को ज़रूर सुनेगा और हम दोनों चाहें तो ये समस्या हल हो सकते हैं। अखिलेश ने गुस्से से चीखते हुए बात की, तुम ये सब चोंचलेबाजी बहुत अच्छी कर लेती हो लेकिन हकीकत बदल नहीं सकती। तुम हर महीने पीरियड्स के बाद ऐसी फालतू बातें लेकर बैठ जाती हो और फिर बाद में रोती फिरती हो जब पीरियड्स आ जाते हैं। मैं और ज़्यादा ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब मेरी बातों को समझो, मेरी बर्दाश्त अब ख़त्म हो गई है। कंचन ने पल भर के लिए अपनी आंखें बंद कर ली थी, जैसे दिल के शोर को सुन रही हो। फिर धीरे से बोला, रोती क्यों हो? क्योंकि हर बार तुम मेरी उम्मीदों पर पानी फेर देते हो। शायद भगवान भी हमारी परीक्षाओं को देख रहा है। अखिलेश, कभी कभी विश्वास ही वो ताकत बन जाती है जो खुद सुनी जा सकती है। अखिलेश ने पहली बार उसकी आंखों में देखा। वहाँ कोई जिद नहीं थी, सिर्फ विश्वास ही विश्वास झलक रहा था। कमरे की खुशबू एक बार फैलने लगी थी। गुलाबों की पंखुड़ियाँ हवा के साथ हल्की सी शरारत कर रही थी। अखिलेश ने गहरी सांस ली थी। ठीक है, उसने मध्यम आवाज़ में कहा, डॉक्टर की बात मान लेते हैं लेकिन ये आखिरी बार है। मैं फिर कभी तुम्हारे पास इस ख्याल से नहीं आऊँगा। कंचन ने धीरे से मुस्कुराकर चिराग बुझा दी और उस पल उसके प्यार में डूबकर एहसास करने लगी थी। आंखों से धीरे धीरे आंसू भी बह रहे थे, लेकिन उसको विश्वास था इस बार वह अपना मकसद हासिल कर लेगी। इस बार वह रात उन दोनों ने बड़ी अजीब तरह से बिताई थी, जिसमें अखिलेश दिमागी तौर से अपने पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाते खुश नहीं था और कंचन चाहती थी कि हर रात उनकी खुशी में बीते। अखिलेश के चेहरे पर पहली बार विश्वास की एक लहर जगमगाई थी, लेकिन उसके साथ थकन भी था। गुलाबों की खुशबू अब हल्की हल्की गहरी हो गई थी, जैसे उम्मीदों ने पहली सांस ली हो। अगली सुबह की रोशनी धीरे धीरे पर्दों के किनारों से छन छन कर अंदर आ रही थी। वह नाश्ता कर चुका था, अब ऑफिस के लिए निकल रहा था, लेकिन हमेशा की तरह वह अपनी माँ के पैर छूना और उनका आशीर्वाद लेना बहुत ज़रूरी समझता था। उनके कमरे के दरवाजे पर खड़े होकर बोला, माँ, मैं निकल रहा हूँ अपने ऑफिस के लिए। आज ऑफिस में फाइलों का ढेर है, रात को थोड़ा लेट भी हो सकता हूँ। आप आराम कर लीजिए, सुबह मुलाकात होगी। शीतला देवी हल्की आवाज़ में बोली, अखिलेश इधर आओ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। अखिलेश के कदम रुक गए थे। चेहरे पर हल्की उलझन की घड़ी का साया नजर आ रहा था। सांस लेकर पलट आया था, धीरे से सोफे के पास बैठ गया। मम्मी, सब ठीक है? शीतला देवी की नज़रें फर्श पर जमी हुई थी। फिर धीरे से बोली, तुम मेरे इकलौते वारिस हो, मगर तुम्हारा कोई वारिस नहीं। यही टेंशन मुझे सोने नहीं देती। अखिलेश चौंक कर सीधा बैठ गया था।
माँ, ये बातें आप फिर से लेकर बैठ गई हैं? हाँ, फिर से लेकर बैठ गई हूँ, क्योंकि मैं बहुत सोचती हूँ तुम्हारी इतनी दौलत और तुम्हारे इतने कारोबार, तुम्हारी इतनी फैक्ट्रियाँ, तुम्हारी इतनी इज्जत, लेकिन अगर तुम्हारी अपनी औलाद ना हुई, ये सब किस काम का होगा? ये सब बेकार है। हमारे बाद ये रिश्तेदार हमारी जायदाद को गिद्धों की तरह नोच कर खाएगी। तुम देखना, किसी को तुम्हारा दुख याद नहीं आएगा, बस तुम्हारा पैसा याद आएगा। अखिलेश ने हाथ जोड़कर माथे पर हाथ रखा, जैसे थकन से झुक गया हो। मैं क्या करूं माँ? हर अच्छे डॉक्टर के पास जा चुका हूँ, हर रिपोर्ट साफ है, वह भी ठीक है, मैं भी ठीक हूँ, बस भगवान ने देर लगाई हुई है। अब मैं इस सब बात पर भी शक करने लगी हूँ। शीतला देवी ने इन शब्दों को बोला और सांस ली। ये सब बातें दिल बहलाने के लिए हो सकती है। तुम्हारी पत्नी खुद डॉक्टर से बात कर लेती होगी, पढ़ी लिखी है, चालाक भी है। हो सकता है वह पहले ही उनसे कह देती हो कि जब हम दोनों आए तो यही कहना सब ठीक है, बस भगवान की तरफ से देर है। तुम नहीं जानते, आजकल की लड़कियां बहुत दिमाग लेकर चलती हैं। अखिलेश ने सर उठाया। माँ, आप हद से ज़्यादा सोचती हैं। कंचन बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। शीतला देवी की आवाज़ में कड़वाहट आ गई थी। तो फिर 5 सालों में तुम्हें औलाद क्यों नहीं हुई? इतना वक्त किस लिए लग रहा है? भगवान की कृपा है, तुम दोनों खुश रहते हो, एक साथ रहते हो तब भी, और इतनी दवाइयाँ, ये सब किस लिए? तुम मानो या ना मानो, ये औरत मुझे ज़रूरत से ज़्यादा चालाक लगती है। ये अपने फ़ायदे के लिए ये सब काम कर रही है, ताकि तुम उस पर कोई शक ना करो। ये ज़रूर बांझ है। अखिलेश हल्के कांपते हुए शब्दों में बोला, माँ, ऐसी बातों का कोई फ़ायदा नहीं है। मैं भी चाहता हूँ मेरे घर में औलाद हो, कौन मर्द नहीं चाहेगा, लेकिन शायद ये किस्मत की समस्याएं हैं। हम चाह कर भी सब कुछ नहीं बदल सकते हैं। शीतला देवी उसके तरफ झुककर बोली, किस्मत में सब कुछ है, मगर किस्मत भी उन्हीं की बदलती है जो खुद बदलना जानते हैं। तुम चाहते ही नहीं, इसलिए रुके हुए हो। एक बात मेरी फिर से मान लो। वह फिर धीरे से आवाज़ में बोली, तुम दूसरी शादी कर लो। अखिलेश पल भर के लिए बिल्कुल चुप हो गया था। क्या कहा आपने? वह आश्चर्य से बोला था, हाँ, दूसरी शादी। धानी तुम्हें पसंद करती है और मैंने भी गौर किया है। वह तुम्हारे लायक है, पढ़ी लिखी है, समझदार है और बिजनेसमैन दिमाग रखती है। तुम्हारे लिए वह तुम्हारी कई समस्याओं में काम आ सकती है। इज्जत भी होगी, सोच कर देखो। अखिलेश बिल्कुल चुप हो गया था, उंगलियों से अंगूठी को घुमाता रहा। माँ, आपको अंदाज़ा है आप क्या कह रही हैं? मैं किसी और औरत को अपनी ज़िंदगी में कैसे ला सकता हूँ? मैं तो कहती हूँ उस कंचन को भी रख लो, उसे डिवोर्स देने की क्या ज़रूरत है, मगर धानी से शादी कर लो। मुझे अब पोता देखना है। शीतला देवी की आवाज़ अब ठोस हो गई थी, जैसे फैसला सुना चुकी हूँ। मैंने खुद मालूम किया है, वह बिल्कुल सेहतमंद है। वह शायद तुम्हारे बच्चे को जन्म जरूर दे सकती है, फिर तुम्हारे दिल से ये बोझ भी उतर जाएगा। अखिलेश के होंठ जरा से हिले, मगर कोई शब्द नहीं निकले थे। वह सिर्फ माँ की आंखों में देखता ही रह गया। वहाँ डर छुपा हुआ था, एक परिवार के डूबने का, इस परिवार का वारिस ना होने का डर। कमरे में कुछ देर चुप्पी रही। शीतला देवी धीरे से बोली, सोच लो बेटा, टाइम हाथ से निकलता ही जा रहा है, तो फिर पछतावा ही रह जाता है। अखिलेश ने उठने की कोशिश की, मगर फिर रुक गया था। नजरें नीचे थी, दिल कहीं और था। मैं चलता हूँ मम्मी, दफ्तर के लिए देर हो रही है। देर अब तुम्हारी ज़िंदगी में भी तो हो रही है बेटा। दफ्तर में नहीं, तुम सोच लो और समझ लो, इसमें तुम्हारा ही भविष्य तुम्हें मिलेगा। वह पलटा नहीं, बस धीरे से दरवाज़ा खोला, मगर चेहरे पर सुकून नहीं था। कदम भारी थे। दिल के किसी कोने में वह फैसला जिसे वह इनकार नहीं करना चाहता था, वह अब खामोशी में डूब चुका था। वक्त धीरे धीरे बीतता ही जा रहा था। दोपहर की रोशनी शीशे से होती हुई पर्दों से छनकर मेज पर फैल रही थी। अखिलेश अपने केबिन में बैठा फाइलों के ढेर में बिल्कुल गुम था। एयर कंडीशन कमरे में सिर्फ कलम की हल्की सी आवाज़ घड़ी की टिक टिक सुनाई दे रही थी। अचानक दरवाजे पर किसी की आने की आहट हुई। अखिलेश ने कहा, दरवाज़ा खुला है? तो धानी ने अंदर कदम रखा। हल्की महंगी खुशबू, विश्वास से भरी मुस्कुराहट और आंखों में चमक। दरवाजे पर रुककर बोली, मैं आ सकती हूँ मिस्टर अखिलेश जी? अगर आपकी परमिशन हो तो ये खूबसूरत लड़की आपके कमरे में दाखिल हो जाए। अखिलेश के होंठों पर दबी सी मुस्कुराहट उभरी थी। जी, आपको परमिशन दी जाती है। धानी हंसते हुए अंदर आई और सामने वाली कुर्सी पर बैठ गई। अखिलेश कलम रोककर बोला, बहुत दिनों के बाद तुमने ऑफिस का चक्कर लगाया है। तुम्हारी कंपनी कैसी चल रही है? सब बहुत अच्छा जा रहा है। वह बड़ी तसल्ली भरे शब्दों में बोली, आंटी का फ़ोन आया था, बता रही थी कि तुम काफ़ी परेशान हो। क्या बात है? अखिलेश ने नज़रें झुकाए मेज पर पड़ी हुई फाइल बंद कर दी। कुछ खास नहीं, बस घरेलू उलझन है। तुम्हें तो पता है, माँ तो हर बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना पसंद करती हैं।
परेशानी इतनी नहीं जितनी बताई गई होगी। धानी ने जरा सा सर झुकाकर उसके चेहरे को गौर से देखा। परेशान ही तो लग रहे हो, मुझसे बातें करके तुम अपना दिल हल्का कर सकते हो। अगर तुम अपनी परेशानी बताओगे तो क्या पता मेरे पास तुम्हारे परेशानी का हल निकल आए। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, हाँ शायद कुछ बातों का वजन अंदर रह जाता है। धानी चुप रही, फिर धीरे से अपने हाथ अखिलेश के हाथ पर रख दिया। मैं जानती हूँ तुम पर किस बात का बोझ है। आंटी ने मुझे बता दिया है तुम्हें अपने वारिस के ना होने की चिंता सता रही है। अब दूसरी शादी के बारे में भी सोच रहे हो। अखिलेश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अच्छा, तो मेरी माँ ने तुमसे ऐसी बात की है? हाँ की है, और तुम्हें हैरान नहीं होना चाहिए। मैं काफ़ी बोल्ड हूँ, तुम अच्छी तरह से जानते हो। मेरे जो दिल में होती है वही ज़ुबान पर लाती हूँ। वह पल भर रुकी, फिर बोली, मुझे कंचन से कोई दुश्मनी नहीं है। वे तो बहुत अच्छी है, साधारण सी लड़की है, मगर शायद तुम्हारे साथ ज़िंदगी नहीं निभा सकती। बात किसी ने सच ही कहा है। घर सिर्फ मोहब्बत से नहीं चलता, दिमाग, फैसले और समझ भी होनी चाहिए। तुम्हारे पास सब कुछ है, इज्जत है, हैसियत है, मगर तुम्हें एक ऐसी औरत चाहिए जो तुम्हारे साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके, ना कि पीछे रहकर बस भगवान से प्रार्थना करती फिरे। अखिलेश की नज़रें अभी उसके चेहरे पर जमी हुई थी, मगर चेहरे का असर बिल्कुल साफ था। तुम कहना क्या चाहती हो धानी? वह मुस्कुराई, पल भर बिल्कुल चुप रही, फिर बोली, तुम्हारी माँ चाहती हैं कि मैं तुमसे शादी कर लूँ, और जहाँ तक मैं बिल्कुल कंवारी हूँ, और हाँ, मुझे इस बात से कोई एतराज़ नहीं, बल्कि सच कहूँ तो शायद तुम मुझे काफ़ी वक्त से अच्छे लगते हो, इसलिए आज खुद आ गई हूँ ताकि तुम्हें साफ साफ बता दूँ। अगर तुम मेरे बारे में कुछ ऐसा वैसा सोच रहे हो तो मेरी तरफ से जवाब हाँ है। वहाँ कमरे में पल भर के लिए सन्नाटा छाया था। अखिलेश ने गहरी सांस ली, कुर्सी से ज़रा पीछे हटा और धीरे से बोला, तुम जानती हो ना तुम क्या कह रही हो? शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है। मैं अपने घर में अकेला हूँ, अपनी पत्नी को छोड़ने का सोच भी नहीं सकता। अगर तुम मेरी ज़िंदगी में शामिल हुई तो एक बात दिमाग में रखना, मैं तुम्हें किसी भी कीमत पर डिवोर्स नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। धानी ने होंठ पर हल्की सी हंसी के साथ चुप हुई। वह उसे पहले से ही जानता था। वह हमेशा नंबर 1 बनना चाहती थी और इसके लिए वह कुछ भी कर सकती थी। हाँ, वह सच कह रही थी। वह अभी तक कंवारी थी, उसे अभी तक कोई लड़का पसंद नहीं आया था और वह शायद मेरे टाइप की नहीं थी। धानी बोली, कौन आपसे अलग होना चाहेगा? तुम जैसे आदमी अब कहाँ रह गए हैं। तुम एक अच्छे इंसान हो और शायद यही वो चीज़ है जिसने मुझे तुम्हारी तरफ खींचा है। अखिलेश ने नज़र नीचे की। मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, घर पर बात करनी होगी। माँ से, अपनी पत्नी से, अपनी समस्याओं को अपने तरीके से सुलझाऊंगा। धानी ने अपने बाल कान के पीछे किए। बदलने की ज़रूरत भी नहीं, बस कदम उठाने की ज़रूरत है। तुम सोच लो, मैं तैयार हूँ, जब तुम चाहो, जिस तरह चाहो। अखिलेश ने हल्की मुस्कुराहट के साथ कहा, मैं घर जाकर बात करता हूँ, फिर तुम्हें खुद खबर दे दूंगा। धानी उठकर खड़ी हुई, ठीक है मिस्टर अखिलेश जी, मैं इंतज़ार करूँगी, मगर ज़्यादा नहीं। वह चलती हुई दरवाजे तक गई, फिर पलटकर बोली, हाँ, अपनी परेशानी को अपने चेहरे पर न लाया करो। तुम पर गंभीरता अच्छी नहीं लगती, लेकिन मुस्कुराहट तुम्हें और ज़्यादा खूबसूरत बना देती है। दरवाज़ा बंद हुआ। कमरे में खुशबू की एक लकीर हल्की सी बाकी रह गई। अखिलेश के दिमाग में वह सब देर तक घूमते रहे, मेरी तरफ से हाँ है। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। शाम का वक्त था। सूरज की आखिरी किरणें कमरे में दाखिल हो रही थी। हल्की सी नाराजगी के साथ सोफे पर बाजू गिराए हुए थी, जहां शीतला देवी अपना चश्मा पहने कुछ किताबें लिए बैठी थी। दरवाज़ा धीरे से खुला। अखिलेश अंदर आया। चेहरे पर उलझन थी, कुछ बेचैनी बाकी थी। यह आपने धानी को फ़ोन करके क्या कहा था? वह सीधा जाकर उनके बराबर में बैठ गया। शीतला देवी ने चश्मा उतारा। क्या मतलब? वह ये है कि आज ऑफिस में धानी आई थी और मेरे सामने बैठकर साफ साफ कह रही थी कि वो मुझसे शादी करना चाहती है। मम्मी, मैंने सुबह ही आपको हाँ नहीं कहा था, फिर आपने उससे बात क्यों की? शीतला देवी किताब मेज पर रखते चेहरे पर जरा सा तसल्ली भर सांस ली। मैंने सिर्फ बात की थी, उससे हाँ नहीं भरी थी। अगर वह तुम्हारे पास खुद गई थी तो इसका मतलब है कि वह तुम्हारे अंदर अभी दिलचस्पी रखती है। और बेटा, ये तो खुशी की बात है। किसी औरत का तुम जैसे आदमी से दिलचस्पी रखना, ये कोई मामूली बात नहीं। अखिलेश ने सर झुकाकर गहरी सांस ली। मम्मी, कंचन ये बात कभी भी स्वीकार नहीं कर पाएगी। वह बहुत जज्बाती लड़की है, उसे पता चला तो वह टूट जाएगी। शीतला देवी सीधे शब्दों में बोली, तो हम क्या करें? उसके जज्बातों के आगे अपनी नस्ल को दाव पर लगा दे? मुझे अपने पोते की इच्छा पूरी करनी है। हमें वारिस चाहिए। तुम्हारा नाम आगे भी चलना चाहिए। कमरे में कुछ पलों के लिए चुप्पी छा गई थी।
अखिलेश के चेहरे पर उलझन, बेबसी और थकन सब कुछ साफ दिखाई दे रही थी। फिर धीरे से बोला, मम्मी मैं कंचन को नहीं छोड़ूंगा। अगर दूसरी शादी कर भी ली और अगर शादी करूंगा तो सिर्फ एक औलाद के लिए। मेरे दिल से मेरी कंचन को कोई नहीं निकाल सकता। मेरे लिए हमेशा कंचन मेरी पहली पत्नी रहेगी। मैं उसे सच में बहुत प्यार करता हूँ। शीतला देवी ने चाय का कप रखकर बोला, बेटा मैंने कब कहा कि उसे छोड़ दो। वह हमारे परिवार की बहू है, हमारे घर की इज्जत है। लेकिन अगर दूसरी औरत आ रही है तो वह भी इसी घर की बहू रहेगी। फिलहाल जो मकाम कंचन का है वह सिर्फ उसी का ही रहेगा, किसी और का थोड़ी होगा। अखिलेश कुछ कहता उसी पल दरवाज़ा जोर से खुला। कंचन अंदर आ चुकी थी। उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ी हुई थी, आंखों में आंसू थे। ये क्या हो रहा है यहाँ पर? आप दूसरी शादी कर रहे हैं? उसकी आवाज़ कांप रही थी। अखिलेश ने चौंक कर पीछे देखा। शीतला देवी ने जरा सा अपने भौं को चढ़ाया मगर चुप रही। कंचन ने चीखना चिल्लाना शुरू किया, जवाब दीजिए मेरे बातों का। अखिलेश जी ये सब क्या है? वह आगे बढ़ी, क्या मैं इतनी बुरी औरत हूँ? अब आपको किसी और औरत की ज़रूरत पड़ गई है? शीतला देवी गुस्से से भरे शब्दों में बोली, हाँ कर रहा है मेरा बेटा दूसरी शादी, क्योंकि मैं अपने बेटे को एक बांझ औरत के साथ ज़िंदगी नहीं बिताने दे सकती हूँ। 5 साल हो गए, तुमने कौन सी खुशखबरी सुना दी है? इससे अखिलेश जल्दी बोल उठा, प्लीज़ ऐसी बात मत करो, मैं इससे खुद बात कर लूँगा। मैं क्यों ना बोलूँ? शीतला देवी ने गुस्से से कहा, मैं अपनी आंखों से देख रही हूँ, मेरा बेटा दिन ब दिन मुरझा रहा है। हर माँ को अपनी नस्ल की फिक्र रहती है। अखिलेश ने हाथ उठाकर कहा, बस करो माँ, बस करो, अब चुप रहो, मैं खुद संभाल लूँगा अपनी पत्नी को। फिर कंचन की तरफ ध्यान दिया। कंचन तुम कमरे में जाओ, मैं अभी आता हूँ, तुमसे बात करता हूँ, मुझे कहीं नहीं जाना। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। आप मेरे साथ ये जुल्म कैसे कर सकते हो? अखिलेश याद करो, किसी भी परिवार का और ख़ानदान के चश्मो चिराग और वारिस का भगवान ये सब चुनाव करते हैं। इंसान के बस में कुछ भी नहीं है और भगवान ने हमारी किस्मत में देर लिखी होगी तो आप उसे बदल नहीं सकते। अगर हमारे यहाँ औलाद नहीं होती उसमें मेरी कोई गलती नहीं। डॉक्टर ने कहा है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये सब किस्मत की बात है। अखिलेश ने हिम्मत करते हुए कहा, मैं कह रहा हूँ कमरे में जाओ। नहीं जाऊंगी, मैं आपके हर सुख दुख में साथ खड़ी हूँ और आज जब मेरा वक्त आया तो आप दूसरी शादी कर रहे हैं। उसके कदम पीछे हटने लगे, चेहरा आंसुओं से भीग चुका था। अखिलेश आगे कदम बढ़ा रहा था मगर वह अचानक मुड़ी और वहाँ से भागी थी। दरवाजे के बंद होने के आवाज़ के बाद कमरे में सिर्फ चुप्पी रह गई थी। शीतला देवी ने गहरी सांस ली। अब तुम ही देख लो, ये जज्बाती औरत घर संभालने के लायक है? ये तुम्हारे भविष्य को रोक रही है। अखिलेश ने नज़रें नीचे की, कुछ कहना चाहा मगर शब्द जुबान में ही फंस गए थे। कमरे की हवाओं में सिर्फ कंचन की कांपती हुई आवाज़ गूंज रही थी, आप मेरे साथ ऐसा जुल्म नहीं कर सकते। कुछ देर वहीं बैठा था, फिर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया था। कमरे में दाखिल होते ही अखिलेश के कदम जैसे ज़मीन में धंस गए हों। सामने सोफे पर कंचन बैठी थी, चेहरा आंसुओं से तर था, बाल बिखरे हुए थे, गोद में रखे रुमाल पर कई आंसू टपके थे। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ पर वह चौंकी और अगले ही पल उसकी आंखों में आग नजर आए थे। वह तेजी से उठी, आंसू साफ किए बिना चीखे कहा, इंसाफ नहीं अखिलेश, आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। आप सुन रहे हैं ना, मैं मर जाऊंगी लेकिन आपको किसी और के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। अखिलेश ने गहरी सांस ली, शब्दों में हिम्मत बांधी, कंचन बात को समझने की कोशिश करो, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करने वाला। अगर तुम्हारे साथ ऐसी कोई समस्या है तो हम दूसरी शादी करके अपनी औलाद की खुशी पूरी कर सकते हैं। मैं तुम्हें तुम्हारी जगह से हटाने नहीं जा रहा, तुम हमेशा मेरी पहली पत्नी ही रहोगी। तुम अपने नस्ल की आड़ में ऐसे जुल्म को छुपा नहीं सकते। मैंने डॉक्टर से बात की है, अभी हम इतने बूढ़े नहीं हुए और इस महीने की रिपोर्ट आने वाली है। अगर हम इलाज पूरे कर लें। कंचन मैं अब थक गया हूँ। कितने इलाज कंचन? अखिलेश ने इस बात को काटी, आवाज़ भारी हो गई। 5 सालों से हर डॉक्टर, हर वैद्य, हर जगह हमने आजमा ली है, सिर्फ देर है। मैं अब थक चुका हूँ, मुझे अपना वारिस चाहिए। वो फूट पड़ी, आपको वारिस चाहिए या मोहब्बत? मैं तो यही समझी थी कि मोहब्बत सबसे बड़ी दौलत होती है, लेकिन आपने उसे भी खराब कर दी और अपने वारिस के चक्कर में सब कुछ गंवा दिया। अखिलेश का चेहरा बिल्कुल सुन्न हो गया था। मैंने कब कहा? मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करता। बहुत मोहब्बत है मुझे तुमसे, लेकिन ये मोहब्बत हमारे किस काम की? तुम माँ नहीं बन सकती जब तक वारिस की इच्छा अंदर से न जला दे। एक माँ के लिए ये जज्बा बेकार है, मगर एक बाप के लिए भी ये खालीपन है और बहुत परेशानी वाली बात है। कंचन ने उसके बाजुओं को पकड़ लिया, आंखों से आंसू बह रहे थे। तो फिर मेरी मोहब्बत कहाँ गई?
मेरा दर्द, मेरा प्यार सब बेकार है। मैं एक पत्थर हूँ, आप जानते हैं ना। मैं आपके बिना कुछ नहीं हूँ, तो फिर क्यों ऐसा कर रहे हो? मैं नरम शब्दों में बोला। मैं तुम्हें छोड़ के नहीं जा रहा, सिर्फ तुम्हें एक और जिम्मेदारी स्वीकार करनी होगी। मैं झटके से पीछे हटी। औरत कोई जिम्मेदारी नहीं, वह एहसास है, और आप ये सब खत्म कर रहे हो। अखिलेश ने नज़रें झुका ली। मैं अपनी माँ के सामने कमज़ोर नहीं पड़ सकता। उनको डर है कि मेरे घर में बच्चों की हंसी गूंजे। मैं माँ को मना नहीं कर सकता, तो आप अपने दिल की आवाज़ नहीं सुनोगे। और रो रही थी, मगर सब खाली सा हो गया था। वह औरत तो आपको सब कुछ दे सकती है, इज्जत, खुशी, शायद आपका वारिस भी, लेकिन आपको वह सुकून नहीं दे सकेगी जो मोहब्बत मैं देती हूँ। अखिलेश ने धीरे से कहा, इस मोहब्बत का क्या फ़ायदा अगर वह इस घर को अधूरा रखे? कंचन ने कांपती आवाज़ में कहा, आप बेबस नहीं, आप जालिम बन रहे हैं, एक जीती जागती आत्मा को मार रहे हैं। अखिलेश के चेहरे पर अब गुस्सा आ गया था। पापी नहीं हूँ मैं तुम्हें तुम्हारे अधिकार देने से पीछे नहीं हटूंगा। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारा रुतबा, ये घर सब वही रहेगा। तुम मेरी पत्नी रहोगी। या अपने कदम पीछे हटाते हुए बोली, नहीं, ये इंसाफ नहीं है। आपको मेरी बेबसी दिखाई नहीं देती? मैं हाथ जोड़ती हूँ अखिलेश, ऐसा मत करो। भगवान के लिए। वह पल भर को रुका, उसके चेहरे पर निगाह डाली, मगर शायद फैसला अंदर ही अंदर कर चुका था। उसने धीरे से कहा, मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। वक्त किसी के इंतजार में नहीं बैठती। और फिर बिना पलटे दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गया था। दरवाज़ा बंद हुआ। कमरे में सिर्फ कंचन के सिसकियों की आवाज़ बाकी रह गई थी। हवा रुकी हुई थी, जैसे दीवारें भी उसके दुख की गवाही बन चुकी हो। वह सोफे पर बैठ गई, हाथों में चेहरे को छुपा लिया। आंसुओं के शब्दों से तेज तेज कह रही थी, और शायद पहली बार उसे अपने घर की दीवार अजनबी लगने लगी थी। वक्त धीरे धीरे बीतता जा रहा था। उसके लाख मना करने के बावजूद शादी की तैयारियां हो गई थी। 1.5 हफ्ते के अंदर अंदर धानी से उसकी सगाई हो गई थी। अब हर पल किसी आने वाले तूफान की खबर दे रही थी। शाम के वक्त आंगन में हल्की रोशनी थी। शीतला देवी सोफे पर बैठी थी। धानी उनके बराबर में, दोनों के बीच खूबसूरत सगाई का लहंगा पहनकर बैठी थी। धानी के चेहरे पर मुस्कुराहट थी, जबकि शीतला देवी के होंठों पर बहुत ही सुकून झलक रहा था। उसी पल कंचन आंगन में दाखिल हुई, कदम धीरे, निगाहें बोझल, जैसे हर कदम उसके दिल पर बोझ डाल रही हो। उसकी नज़रें पल भर को बैठी हुई उस धानी पर गई। उसके होंठ कांपे, पर आवाज़ नहीं निकली। वह चुप से मुंह मोड़कर किचन की तरफ जाने लगी थी कि पीछे से धानी की आवाज़ आई, कंचन रुकिए, कहाँ जा रही हैं? आपसे मिले कई दिन हो गए हैं, कैसी हैं आप? कंचन के कदम रुके, मगर वह पलटी नहीं। उसके कंधे कांपे, फिर धीरे से बोली, जिंदा हूँ, और क्या चाहिए आप लोगों को? मुझे मारने की पूरी तैयारी कर ली है आप लोगों ने। धानी ने एक मुस्कुराहट के साथ अपने पहने लहंगे की तरफ देखा। ये कैसी बात कर रही हैं आप? मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। आपके पति खुद मुझसे शादी करना चाहते हैं। अब अगर आपकी किस्मत में औलाद नहीं है तो वह मर्द है, दूसरी शादी तो करेगा ही ना। उसमें मेरी क्या गलती है? कंचन ने पलटी, सर उठाकर उसे देखा। आंखों में खाली चमक था। इतना घमंड मत करो धानी, भगवान को इतनी घमंड किसी की भी पसंद नहीं आती। शादी के बाद तुम्हारे कोख में ये फूल कभी नहीं खिलेगा। धानी के चेहरे का रंग उड़ गया था, मगर इससे पहले ही शीतला देवी तड़पकर अपनी जगह से उठ खड़ी हो गई। जुबान संभाल कर बात कर, बदतमीज औरत, वह चिल्लाते हुए बोली। तो ये क्या अनाप शनाप बक रही है? एक नई नवेले जोड़े को शराब दे रही है? मैं तेरा खून पी जाऊंगी अगर ये सब दोबारा बोली तो। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तू धानी के सामने अपनी जुबान खोले? कंचन के आंसू बह निकले, मगर शब्द कमज़ोर पड़ गए। इतनी नफरत क्यों है? माँ, आप देख रही हैं ना, मैंने तो कभी आप लोगों से ये शब्द नहीं कहा। आप ही ने सब कुछ तय किया है। देखो ना, ये अब मुझे ही मुजरिम बना रही है। धानी, तुम चुप रहो, मैं इसको देख लूँगी। शीतला देवी ने उंगली उठाते हुए कहा, तुम्हारी कोई औकात नहीं कि तुम मुझसे सवाल करो। तुम इस घर में अब सिर्फ एक बोझ हो, एक बांझ औरत हो, जिसकी वजह से मेरा बेटा अपनी वारिस की खुशियों को खो रहा है। धानी ने गुस्से वाली मुस्कुराहट में कहा, आंटी ठीक कह रही हैं। आपको चाहिए कि चुप से अपनी जगह संभाल लो। आपकी किस्मत में यही लिखा था, और आप अपनी हद में रहो, ताकि आपके पति के दिल में आपके लिए थोड़ी बहुत इज्जत बाकी रहे। कंचन मरती आवाज़ में बोली, इज्जत? तुम लोग जिस मोहब्बत को रोन चुके हो, उसमें इज्जत कहाँ से ढूंढ लोगे? तुम्हें लगता है कि इस शादी से तुम अपने लिए सुकून खरीद लोगे, तो तुम नहीं जानती। धानी, मोहब्बत वो चीज़ है जो तुम्हारे लिए कभी भी मुयस्सर नहीं होगी। शीतला देवी की खोखली आवाज़ आई, बकवास बंद करो तुम जैसी औरत के मुंह से मोहब्बत का शब्द भी बुरा सा लगता है।
तुम्हारी इज्जत उसी में है कि चुप रहो और जिस जगह हमने तुम्हें बिठाया वहीं बैठो। मेरा बेटा तुम पर तरस खाकर तुम्हें घर में रख रहा है, वही बहुत है, वरना तुम जैसी औरत को तो पति के चरणों से दूर उठाकर फेंक देना चाहिए। कंचन ने रोते हुए कहा, माँ, जुल्म की उम्र लंबी नहीं होती, एक दिन आपके शब्द आप ही को खाएगी। धानी ने हंसते हुए कहा, ड्रामा करती है, आपके लिए ठीक होगा किचन में जाकर वही करो जो अब आपके हिस्से में आया है। ये सुहाग, ये इज्जत, ये मकाम अब मेरा है। कंचन के होंठ कांपने लगे, आंखों से बहते आंसू चेहरे पर उतर आए थे। वह धीरे से बोली, कभी सोचा है तुमने, जो दूसरों का अधिकार छीन लेते हैं वे खुद अपने अधिकार से दूर रह जाते हैं। भगवान इस चीज़ की खुद गवाही देता है, तुम्हारा घमंड तुम्हें 2 कौड़ी का करके रख देगा। शीतला देवी हाथ उठाते हुए बोली, बस अब एक और शब्द भी अपने मुंह से निकाला तो याद रखना, मैं तुम्हारी जुबान हमेशा के लिए बंद करवा दूंगी। तुम्हारी हैसियत इस घर में अब एक नौकरानी से ज़्यादा और कुछ नहीं। कंचन ने रोते हुए अपनी नज़रें झुका ली, कदम पीछे कर लिए और चुप से अपने कदमों को पीछे कर लिया। पीछे से धानी का ठहाका गूंजा और जेवरात की खनक गूंजी थी। मैं जाते हुए सिर्फ इतना बोली, तुम्हें इस सब का हिसाब जरूर मिलेगा। और फिर आंगन का दरवाज़ा धीरे से बंद हुआ। बाहर शाम गहरी हो गई थी, जैसे आसमान भी उसके दुख के साथ दुख मना रही हो। रात के 10 बज चुके थे, पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। बाहर आंगन में बरसती बूंदें बंद हो गई थी, लेकिन बस बूंदों की नमी अभी हवाओं में फैली हुई थी। अखिलेश भारी कदमों से अपने कमरे में दाखिल हुआ, टाई खोलकर सोफे पर फेंका, जूते एक झटके से उतारे, कमर की थकन उतारते हुए पलंग की तरफ बढ़ा, मगर अगले ही पल वह ठिठक गया। कमरे की हवा अजीब थी। आज कमरे की खुशबू मध्यम नहीं बल्कि बोझ लग रही थी। फर्श पर कंचन बैठी थी, बाल बिखरे हुए थे, चेहरे आंसुओं से तर थे। उसके सामने जमीन पर टिश्यू का ढेर पड़ा हुआ था। अखिलेश ने कुछ पल उसे देखा, फिर उलझे हुए शब्दों में बोला, क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? कौन मर गया है तुम्हारा जो इस तरह रो रही हो? एक तो तुम्हें हर छोटी बात पर रोना आ जाता है। परेशान कर दिया है तुमने मुझे। कंचन ने सर उठाया, आंखें आंसुओं से लाल थी। कांपते हाथों से कहा, मर गई है मेरी खुशियाँ, मेरे जिस्म में मेरी आत्मा मर गई है, मेरी पहचान मर गई है। और आप पूछ रहे हैं कौन मरा है? आप इतने अनजान कैसे बन सकते हो? आपको नज़र नहीं आती मुझ पर क्या बीत रही है? आपको सिर्फ अपने आप से मतलब है। अपनी खुशियाँ प्यारी है, वह दिन दूर नहीं जब मैं भी मर जाऊंगी और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस मेरे अर्थी को ले जाकर सिर्फ चिता पर लिटा देना, अगले ही दिन शादी कर लेना। अखिलेश के चेहरे पर बल पड़े थे। तुम्हें फिर से क्या हो गया? आखिर रोज़ रोज़ का यही रोना है। मैं अब तंग आ चुका हूँ। इन फालतू बातों को छोड़ दो और मुझे रोने की वजह बता दो। वह तड़प कर बोली, आज आपकी माँ और आपकी वारिस पैदा करने वाली मंगेतर ने मुझे ये सब सुना दिया है जो शायद किसी दुश्मन को भी नहीं सुनाया जाता। मेरी औकात, मेरी हैसियत दिखा दी है उन लोगों ने, सब खाक में मिला दिया है। वह कल की लड़की मुझे बांझ कह रही है कि मैं अब इस घर में सिर्फ एक साया हूँ। इस घर में मेरी कोई औकात नहीं। आपने मुझसे शादी की थी मगर मुझे यही तकलीफ़ देनी थी, तो मुझे ब्याह कर क्यों लाए थे? अखिलेश ने एक गहरी सांस ली और उसको देखते हुए बोला, तो तुम्हें उनकी बातों का इतना असर होने लगा है? तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं उन सब में शामिल नहीं था। तुम मुझसे क्यों मुंह मोड़ रही हो अपना? मैंने तुम्हें पहले भी समझाया, ये शादी जरूर कर रहा हूँ लेकिन तुम्हें नहीं भूलूंगा। तुम्हें जो हैसियत है वही रहेगी। किसी के कहने से तुम्हारी हैसियत कम नहीं हो जाएगी। और रही उन दोनों की बात, तो मैं उन दोनों को समझाऊंगा कि अब तुम्हें कोई कुछ न बोले। कंचन धीरे से मुस्कुरा दी और उसको देखते हुए बोली, शायद नहीं, मगर चुप रहने में तुम भी शामिल हो। आप उनके सामने एक शब्द भी नहीं बोलते, बस मुंह घुमाकर रह जाते हो। आपके लिए सच में आपकी खुशियाँ बहुत प्यारी है। आपको एक बार भी मेरा ख्याल नहीं आ रहा। आप इतने बेबस कैसे हो सकते हो? अखिलेश जरा सा गुस्से में बोला, बस करो कंचन, हद से ज़्यादा जज्बाती हो रही हो। वह खड़ी हुई, आंसू पोंछे, मगर आवाज़ कांप रही थी। नहीं अखिलेश, आज मैं जज्बाती नहीं, हकीकत में जिंदा हुई हूँ और मैंने फैसला कर लिया है, मैं अब इस घर में नहीं रहूँगी, आपके साथ नहीं रह सकती। औरत कभी अपने पति को नहीं बांट सकती और मैं तो बिल्कुल भी नहीं। मुझे डिवोर्स चाहिए। या तो मेरा किस्सा तमाम करो या फिर ये ड्रामा ख़त्म करो जो आपने रचाया हुआ है। अखिलेश चौंक कर पलटा। क्या कहा तुमने? दिमाग ठीक है तुम्हारा? ये घटिया सब तुम जुबान से कैसे निकाल सकती हो? और ज़्यादा कुछ कहता, इससे पहले ही वह चिल्लाई थी,
डिवोर्स चाहिए मुझे, मैं अपनी नई ज़िंदगी शुरू करूँगी, अपनी खुशियाँ खुद बनाऊँगी, एक ऐसा इंसान ढूँढूँगी जो औरत को सिर्फ़ औलाद के लिए प्यार ना करे, जो पत्नी की इज्जत को अहमियत ना समझे। आपके साथ मैं बर्बाद हो जाऊंगी और मुझे अब बर्बाद नहीं होना, मुझे छोड़ दो, अब मुझे डिवोर्स चाहिए। अखिलेश की आंखों में गुस्सा चमक रहा था। वह आगे बढ़ा और उसके बाजू थाम लिया था। खबरदार कंचन, जुबान संभाल कर बात करो, तुम्हें पता भी है तुम क्या कह रही हो। अखिलेश कोई चलता फिरता आदमी नहीं, इससे मेरे पूरे परिवार की बदनामी होगी। अखिलेश की पहली पत्नी किसी और के साथ है। मैं ये सब अपने किरदार पर ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम्हें मेरे साथ ही रहना होगा। वाह क्या बात है, अब तुम्हें तुम्हारे परिवार के इज्जत के लिए तुम्हारा हर चीज़, हर दर्द मुझे बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं क्यों मानूं तुम्हारी इज्जत, तुम्हारे परिवार को? अब तुमने अपने लिए अच्छा चुन लिया है तो मुझे मेरा अधिकार भी चाहिए। मुझे अभी डिवोर्स चाहिए, मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। कंचन, होश में आओ। तुम एक औरत हो, औरत के मुंह से ये सब अच्छा नहीं लगता। अपने मुंह से अपने पति से डिवोर्स मांगो, ऐसी औरतों का किरदार भी अच्छा नहीं समझा जाता। तुम ये सब क्या कह रही हो? अपने ही मुंह से अपने पति को छोड़ने की बात कर रही हो। और ज़्यादा कुछ कहता, इससे पहले ही वह चीख पड़ी थी। ये फालतू भाषण मुझे मत सुनाओ, बस बहुत हो गया। मैं आपकी किसी दबाव में या रस्म व रिवाज में नहीं पड़ सकती। मुझे अभी के अभी आपसे छुटकारा चाहिए। मैं अपने साथ क्या करूँगी, कहाँ रहूँगी, ये सब मैं तय करूँगी। तुम मेरे जिम्मेदार नहीं रहोगे। तुम मुझे डिवोर्स दो। अगर आपको औलाद के लिए दूसरी शादी का शौक़ है तो मुझे भी अपना अधिकार लेना आता है। मैं अपनी ज़िंदगी में सुकून तलाश कर लूँगी, लेकिन इस छत के नीचे तुम्हारे साथ, तुम्हारी दूसरी पत्नी के साथ बिल्कुल भी नहीं रह सकती। आपको और आपकी उस नई पत्नी को एक साथ बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। मैं औरत हूँ, औरतों में इतना हिम्मत नहीं होता कि वह अपने सामने अपने पति को किसी और औरत के साथ बांट सके। अखिलेश की पकड़ मजबूत हुई थी। तुम हद से ज़्यादा बढ़ रही हो। किसी कीमत पर मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम इस परिवार की बड़ी बहू रहोगी। किसी दूसरे आदमी का नाम तुम्हारे साथ कभी नहीं जोड़ सकता। समझ गई तुम? अच्छा, तुम मेरे साथ किसी और आदमी का नाम जुड़ते नहीं देख सकते और मैं आपको दिन रात आपकी दूसरी पत्नी के साथ देख सकती हूँ। यह आपकी परंपरा है, तो मैं ऐसी परंपरा पर जूती मारती हूँ और मुझे अभी के अभी डिवोर्स चाहिए। मैं और कोई फालतू बकवास नहीं सुनूंगी। मैं अब इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। जिस आदमी को मेरी इज्जत की, मेरे सुकून की, मेरी मोहब्बत की कोई परवाह नहीं, उस आदमी की भला मैं क्यों परवाह करूंगी? कंचन, अपनी हद में वापस आओ। अब अगर दोबारा तुमने यही सब दोहराया, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कंचन ने उसकी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हारे कैद में नहीं रहने वाली। मैं खुद अपना घर बना लूँगी। तो फिर मेरा वादा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तुम क्या सोचते हो कि मैं तुम्हारे सामने भीख मांगूंगी, तुमसे डर जाऊंगी? तो मैं अभी के अभी इस घर को छोड़कर जाती हूँ। कुछ ही देर में दरवाजे पर पुलिस की सायरन सुनाई दी तो सभी आगे बढ़कर बड़ी हैरानी में पड़ गए। आखिर क्या बात हुई जो उनके घर पर पुलिस आई है? शीतला देवी ने आगे बढ़ते हुए दरवाज़ा खोला। धानी उनके पीछे ही लपकी थी। यहाँ पर धानी और अखिलेश कौन है? उनके खिलाफ वारंट है। इतनी देर में कंचन और अखिलेश भी बाहर आ चुके थे। कंचन ने कहा, हाँ जी मैं ही हूँ, फ़ोन करके आपको बुलाया था। पहले तो मैं इन दोनों के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाई थी, लेकिन अब मेरी रिपोर्ट बदल गई है। मुझे इन लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं करनी, बस मुझे इन लोगों से डिवोर्स चाहिए और मुझे आपके साथ इस घर से बाहर जाना है, क्योंकि इन लोगों ने मुझे इस घर में कैद करने की धमकी दी है। तो मैं इस घर में नहीं रह सकती और आपके साथ ही इस घर को मैं छोड़ दूंगी। पुलिस ने सारी जानकारी ली। कंचन ने कहा कि अब हम कोर्ट में मिलेंगे। तुम्हारी नई पत्नी और तुम्हारा परिवार तुम्हें मुबारक हो। कंचन पुलिस के साथ अपने घर चली गई थी। कंचन को देखकर उसके माँ बाप बहुत परेशान हुए थे। उसे बहुत समझाने की कोशिश की थी। उसने अपने माँ बाप को कहा, अगर आप लोग भी मुझे नहीं रखना चाहोगे तो मैं खुद अपना ठिकाना ढूंढ लूँगी। उसके माँ बाप चुप हो गए थे। कंचन उनकी इकलौती बेटी थी। वह अपनी इकलौती बेटी को इस तरह टूटे हुए नहीं देख सकते थे। उन्हें भी एक सहारे की ज़रूरत थी। कंचन ने अपना डिवोर्स फाइल कर दिया था। उसे अब अखिलेश से डिवोर्स चाहिए थी, जो कुछ ही महीनों में अखिलेश ने उसे डिवोर्स दे दिया था। अखिलेश ने धानी से शादी कर ली थी, लेकिन वह अपनी पहली पत्नी कंचन को नहीं भुला पाया था। कंचन ने अपना गम भुलाने के लिए अपने लिए जॉब ढूंढ लिया था, अपने आप को बिजी रख सके। उसे अखिलेश से डिवोर्स हुए 3 साल बीत चुके थे। उसे नहीं पता था अखिलेश और धानी का रिश्ता कैसा चल रहा है। अब धीरे धीरे अखिलेश को भूल चुकी थी, लेकिन उसका विश्वास अब मर्दों पर से उठ गया था।
वह किसी भी मर्द पर विश्वास नहीं कर सकती थी। उसे हर मर्द से नफरत हो गई थी। उसके माँ बाप उसे कई बार मना चुके थे दूसरी शादी कर ले, कई लड़के उसके लिए देख चुके थे, लेकिन वह सबको रिजेक्ट कर चुकी थी। उसने कहा कि अगर भगवान ने मेरी किस्मत में औलाद ही नहीं लिखी होगी तो मैं शादी करके क्या करूँगी। वह भी मुझे आगे चलकर छोड़ देगा। मैं अब दोबारा टूटना नहीं चाहती। मैंने खुद को अपने आप को बड़ी मुश्किल से जोड़ा है। बार बार टूट कर जुड़ना बहुत खतरनाक हो जाता है। इंसान फिर कुछ और ही बन जाता है। माँ, मैं जैसी हूँ वैसा ही रहने दो। इधर अखिलेश और धानी के बीच में उनकी शादीशुदा जिंदगी कुछ खास नहीं चल रही थी। धानी अपने रौब में रहने वाली लड़की थी। उसने अखिलेश से सिर्फ अपने स्टेटस के लिए शादी किया था, ना कि उसके बच्चा पैदा करने के लिए। वह उसके साथ अपनी बिजनेस होल्ड को आगे बढ़ाना चाहती थी। वह अखिलेश के साथ कम ही नजर आती थी। वह हमेशा अपने बिजनेस में मगन रहती थी। अखिलेश को धानी कभी कभी मयस्सर हो पाती थी। जब भी वह अखिलेश से अपना शारीरिक संबंध बनाती थी तो वह इस बात का ख्याल रखती थी कि वह प्रेग्नेंट ना हो जाए, क्योंकि उसे अपना फिगर और अपना स्टेटस कभी डूबते हुए नहीं देखना था। अखिलेश दबे शब्दों में कई बार कह चुका था, धानी, मैंने सिर्फ तुमसे शादी इसलिए किया था ताकि मैं अपनी नस्ल को आगे बढ़ा सकूं। हमारी शादी को 4 साल होने को आए हैं और तुमने अभी तक इस बारे में सोचा ही नहीं है, और ना ही तुम इस बारे में कोई खुलकर बात करती हो कि तुमने खुद अपने मुंह से स्वीकार किया था कि तुम्हें बच्चे पसंद हैं। मैं जल्दी ही तुम्हें एक बच्चे का बाप बना दूंगी, लेकिन तुम तो इस बारे में कोई बात ही नहीं करती। तुम्हें तो सिर्फ अपने बिजनेस की पड़ी रहती है। अगर हम बच्चा पैदा नहीं करेंगे तो हमारी दौलत का क्या होगा। धानी ने कहा कि अभी हमें बच्चों की क्या ज़रूरत है, अभी हमें अपने कैरियर पर ध्यान देना चाहिए। और मैं इतनी बेवकूफ़ नहीं हूँ तुम्हारे बच्चे को जन्म देकर अपना फिगर ख़राब करूँगी। मैं कोई कंचन नहीं हूँ जो घर के 4 दीवारी में रहकर तुम्हारे लिए सपने सजाऊँ। मैं आज के ज़माने की लड़की हूँ और अपने पैरों पर खड़ी हूँ। मुझे अपना स्टेटस इस बच्चे से ज़्यादा प्यारा है। मैंने अपनी राय बता दी है। दोबारा मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। अब शीतला देवी तो जले पैर की बिल्ली की तरह हो गई थी। शीतला देवी से धानी अब कभी आमने सामने बात नहीं करती थी। हमेशा मीटिंग या अपने कारोबार में बिजी रहती। शीतला देवी हमेशा उससे फ़ोन करती और इस बारे में बात करने की कोशिश करती, लेकिन धानी के पास शीतला देवी से बात करने तक का समय नहीं था। आज वह अपने पुराने दिनों को सोचकर बहुत पछता रही थी, जब कंचन और घंटों बैठकर एक दूसरे से बातें किया करते थे और एक दूसरे का दिल का हाल लिया करते थे। अब वो अपने फैसले पर मातम मना रही थी। एक दिन वह बहुत दुखी हुई थी। शीतला देवी के माँ बाप को फ़ोन मिलाया और कांपती आवाज़ में बात की और कंचन का हाल चाल लिया। जब पता चला कि कंचन ने कोई शादी नहीं की है, वह अकेली है, जॉब करती है और अपने दुनिया में मगन है, उनके अंदर एक उम्मीद की चिंगारी जाग उठी थी। लेकिन वह यह सब कैसे कह सकती थी। उस दिन उन्होंने कंचन का हाल चाल लेकर फ़ोन रख दिया था। इधर अखिलेश भी अब अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया था। धानी की दिन ब दिन बढ़ती लापरवाही ने उसे तोड़ कर रख दिया था। वह बहुत बूढ़ा लगने लगा था। शीतला देवी उसकी हालत देखकर परेशान हो रही थी। वह कई बार धानी से आमने सामने बात कर चुकी थी। धानी ने भी साफ शब्दों में कह दिया था कि मैंने ये शादी सिर्फ अपने स्टेटस के लिए किया था, ना कि तुम्हारे पोता पोती की इच्छाएं पूरी करने के लिए। आपके लिए अच्छा होगा कि बूढ़ी होने के बाद अब भगवान से लौ लगा लीजिए। अब अपनी इच्छाएं पूरी करके क्या करोगी? तुम्हें तो मरना ही है। तुम्हारी इच्छाओं के लिए अपने आप को खराब नहीं कर सकती। मैं कोई कंजन नहीं हूँ बैठकर आंसू बहाऊंगी। इसलिए आज के बाद इस टॉपिक पर आप मुझसे कोई बात नहीं करोगी। अब मैंने साफ शब्दों में कह दिया है, ना ही तुम और ना ही अखिलेश, इस बारे में कोई बात नहीं होगी। ये कहने के बाद वह अपने बिजनेस के लिए विदेश चली गई थी और वहाँ पर उसको महीनों लगते। इसी तरह अपने बिजनेस के लिए कई कई महीने घर से गायब हो जाती थी, किसी को कोई खबर नहीं देती थी। अब सारे बिजनेस के छुपे राज जान चुकी थी और अपने बिजनेस में नंबर 1 पर जा चुकी थी। उसमें अखिलेश का कहीं से कोई नाम नहीं था। अखिलेश जहाँ पहले था वहीं पर था, कि उसके बिजनेस को उसने अंदर से खोखला कर दिया था और बिजनेस के टॉप पर आ चुकी थी। ये बात शीतला देवी अब अच्छी तरह से समझ गई थी और अपने किए पर बहुत ही बुरी तरह से पछता रही थी। वह कंचन से मिलना चाहती थी, लेकिन कंचन ने भी साफ शब्दों में कह दिया, मुझे अब उस परिवार से या उस औरत से कोई लेना देना नहीं। मैंने अकेले जीना सीख लिया है। मुझे किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं या किसी के मोहब्बत की ज़रूरत नहीं। शीतला देवी पर यह बात सुनकर जैसे पहाड़ टूटे थे। अचानक ही कंचन के माँ को हार्ट अटैक हुआ था।
इधर शीतला देवी भी अस्पताल में भर्ती थी। वहीं पर कंचन की मुलाकात शीतला देवी से हुई थी और शीतला देवी तुरंत कंचन के कदमों में बैठ गई थी। कंचन से अपने किए की माफ़ी मांगने लगी थी। उसने धानी की सारी बातें कंचन को बताई थी। कंचन भी सुनकर बहुत हैरान हुई थी। उस धानी नाम की लड़की ने अखिलेश को और शीतला देवी को कहीं का नहीं छोड़ा था। कंचन बहुत जज्बाती लड़की थी। वह तुरंत ही किसी को परेशानी में देखकर उसका दिल पिघल उठता था। उसने शीतला देवी को माफ़ कर दिया था। अखिलेश भी उसे अस्पताल में ही मिल गया था। अखिलेश भी उसके पैरों में गिरकर उससे माफ़ी मांगने लगा था और कहने लगा, कंचन, तुम मेरे दिल में सेम उसी तरह हो जैसे पहले थी। मैं तुम्हें अभी उतना ही चाहता हूँ। अगर मेरी गलती माफ़ करके तुम मेरी ज़िंदगी में वापस लौट आओ तो मेरे जीने की उम्मीद बढ़ जाएगी, नहीं तो मैं घुट घुट कर मर जाऊँगा। और डिवोर्स भी तुम्हारा ही जीता। मैं तुम्हें कभी डिवोर्स नहीं देता। लेकिन तुमने जो भी किया बहुत अच्छा किया। अगर तुम मेरे साथ रहती तो मैं तुम्हारी कीमत को कभी नहीं पहचान पाता। जो मैंने तुम्हें खोने के बाद तुम्हारी कीमत को पहचानी है। मैं बहुत बुरा इंसान हूँ। मुझे मेरे किए की सज़ा मिल चुकी है। मैं धानी नाम की लड़की मुझे बर्बाद कर चुकी है। उसने मेरे और मेरे माँ की कमजोरी का फ़ायदा उठाकर तुम्हें उस घर से निकलवा दिया। उसने सिर्फ अपने स्टेटस के लिए मुझसे शादी की थी। उसने मेरे साथ कुछ गिन चुनकर ही शारीरिक संबंध बनाए होंगे और वह कभी भी मेरे बच्चे को जन्म नहीं दे सकती थी, क्योंकि उसे अपना स्टेटस और फिगर बहुत प्यारा है। वह कोई मुझसे प्यार नहीं करती। उसका मकसद अब पूरा हो चुका है। अब उसे मुझसे कोई मतलब नहीं है। वह बिजनेस में अब नंबर 1 पर आ चुकी है और यही उसकी चाहत है। उसके पास इंसानों के लिए कोई चाहत नहीं। वह सिर्फ अपने बिजनेस के लिए इतना बड़ा गेम खेल चुकी है। कंचन ने अखिलेश की बातें बड़ी ध्यान से सुनी थी। इधर कंचन की माँ आखिरी सांसें ले रही थी। उनकी आखिरी इच्छा थी कि वह अखिलेश को अपनी ज़िंदगी में दोबारा शामिल कर ले। मुझे पता है तुम अखिलेश से ही मोहब्बत करती हो। उसने अपनी माँ की आखिरी इच्छा को पूरा किया और अखिलेश के साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की हामी भर ली। शीतला देवी भी चीख उठी थी। कंचन की माँ की मृत्यु हो गई थी, लेकिन उसने अपनी माँ की आखिरी इच्छा को पूरी कर ली थी। वह अखिलेश के साथ और शीतला देवी के साथ उनके घर आ चुकी थी। अखिलेश उसे बिल्कुल बदला हुआ नजर आया था। कंचन के मुंह से निकलने से पहले उसकी बातों को समझ जाया करता था। आज कंचन के पीरियड्स के दिन खत्म हो चुके थे। वह नहा चुकी थी। तभी शीतला देवी उस दिन को बड़ी खास बनाने के लिए एक बहुत राज के साथ पूरे हवेली को सजाया था। उस रात कंचन और अखिलेश के मोहब्बत के दिनों को ताज़ा करने के लिए ये रात को खास बनाया गया था, जिसमें शीतला देवी का बहुत बड़ा योगदान था। अब वो पहले से भी ज़्यादा कंचन की केयर करने लगी थी, क्योंकि कंचन की माँ अब इस दुनिया में नहीं थी और वे चाहती थी उसकी माँ से बढ़कर मोहब्बत दे। इस काम में वह धीरे धीरे अपना पकड़ बना रही थी। आज 5 साल के बाद अखिलेश कंचन मिल रहे थे। ये रात सुहाग रात से कम नहीं थी, जिसमें 5 साल की दूरियां थी, 5 साल की शिकायत थी। कंचन ने कोई शुरुआत नहीं की थी। वह तो अखिलेश से बहुत नाराज़ थी। आज अखिलेश ने सुहाग रात पर पहनी हुई वह नाइटी उसके सामने की और कहा, बस एक आखिरी इच्छा है कंचन, इस नाइटी को पहनकर मेरी अंतिम इच्छा पूरी कर दो। अब मुझे सिर्फ प्यार देना है और कुछ मुझे नहीं चाहिए। तुम मेरी सबसे बड़ी खजाना हो। कंचन कोई भी जवाब नहीं दे रही थी। अखिलेश ने उसे आगे बढ़कर अपने गोद में उठा लिया। तभी वह थोड़ी सी कसमसाई थी, लेकिन उससे 5 साल की दूरियों ने उसे बड़ी बेकाबू कर दिया था। अखिलेश के छूते ही वह सारी नाराज़गी भूल चुकी थी और अपने आप को बिल्कुल ढीला छोड़ चुकी थी। अखिलेश धीरे धीरे उसको कपड़ों से आज़ाद कर रहा था। उसके लहंगे की डोरी नहीं खुली तो उसने लहंगे को 2 टुकड़ों में कर दिया और उसे वही जालीदार नाइटी पहना दी जिसमें वह बला की खूबसूरत लगती थी। उसके कपड़ों को साइड में रखते हुए उसे बड़ी धीरे धीरे चूम रहा था। कंचन की सिसकियां तेज हुई थी। वह अखिलेश की मोहब्बत से दीवानी हुई थी। जल्दी ही अखिलेश के बाजुओं में सिमट गई थी। अखिलेश तो 5 सालों से भरा पड़ा था। उसने आज खुलकर उस पर अपनी मोहब्बत लुटाई थी। सारे कमरे में कंचन की आहें और सिसकियां गूंज रही थी। उस कमरे की सजावट उस रात को खास बना रही थी और कंचन तो अपने आप को उसे पहले ही सौंप चुकी थी और सारी रात इसके समंदर में गोते पर गोते लगाते रहे। वह उनकी मोहब्बत की पहली रात थी जिसमें सिर्फ सुकून चाहिए था और कुछ नहीं। अब अखिलेश की और शीतला देवी की औलाद की चाहत खत्म हो गई थी। उन्हें सिर्फ कंचन को खुश रखना था। कंचन की हर उस बात की इज्जत किया करती थी। कुछ दिनों के बाद अखिलेश का कहना था, तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस में भी चलोगी, मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर हर वो काम करोगी
जो तुम्हें पसंद है। कंचन भी 5 साल जॉब करके आई थी। उसे भी बिजनेस का बहुत अच्छे से पता चल गया था और उसके कहने के हिसाब से अखिलेश ने फिर से अपने बिजनेस को काफ़ी हद तक ग्रो कर लिया था। कंचन एक कॉपर मशहूर डिज़ाइनर थी। उसके डिज़ाइन हर जगह मशहूर थे। उसने कुछ ही दिनों में अखिलेश के बिजनेस में 4 चांद लगा दिया था, जिससे आज अखिलेश बहुत खुश हुआ था। उसने कहा कि कंचन, तुम्हारे अंदर वह सारी क्वालिटी है जो तुम्हें और ख़ास बनाती है। तुम हमेशा सही समय पर सही फैसला करती हो। अगर तुम उस दिन ना गई होती तो मुझे धानी की असलियत कभी पता नहीं चलती और तुम्हें वह कब का ख़त्म कर चुकी होती। तुमने जो फैसला लिया था बहुत सही था। मैं भी रास्ते पर आ गया, लेकिन अब मैं मरते दम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। कंचन भी उससे बहुत मोहब्बत करती थी। उसके जीवन में वो पहला और आखिरी इंसान था, और जब उसने देखा अखिलेश अब नए सिरे से अपना बिजनेस खड़ा कर चुका है, उसके साथ उसकी धर्मपत्नी कंचन भी है। कंचन और अखिलेश ने उसको दोबारा मुंह नहीं लगाया था। अखिलेश ने उसे डिवोर्स नहीं दिया था, लेकिन वह उसको मुंह भी नहीं लगाता था। एक दिन कंचन की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई। अखिलेश के साथ रहते हुए उसे अब 2 साल बीत चुके थे। जो खबर डॉक्टर ने सुनाई थी उसे हैरान करके रख दिया था। कंचन माँ बनने वाली थी। ये खुशी सुनते ही अखिलेश तो झूम उठा था। डॉक्टर से कई बार पूछ चुका था, क्या ये रिपोर्ट सच है। डॉक्टर ने उसे विश्वास दिलाया, जी ये बिल्कुल सच है। इधर वह खुशखबरी मिली, उधर धानी के बिजनेस में बहुत बड़ा लॉस हुआ था। वह सड़क पर आ गई थी। रातों रात धानी के कई फैक्ट्री में आग लग चुकी थी। वह गलत तरह से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा रही थी, जिसमें ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा थी। कई फैक्ट्रियों पर छापा मारा गया और वर्करों ने कई फैक्ट्रियों को आग के हवाले कर दिया। उसके कई दुश्मन बन चुके थे। उन्होंने ही उसे मिट्टी में मिला दिया था। अस्पताल में अपनी मौत और ज़िंदगी की लड़ाई लड़ रही थी। तभी अखिलेश को खबर मिली थी। वह उससे मिलने हॉस्पिटल चला गया था, क्योंकि आज बहुत खुश था, क्योंकि बरसों की इच्छा उसकी भगवान ने सुन ली थी। वह धानी से मिला था। धानी अब अपने दिमागी संतुलन को खो चुकी थी। उसे कुछ भी याद नहीं था। वह पागलों वाली हरकतें कर रही थी। अखिलेश ने उसे उसके हाल पर छोड़ दिया था। वह अस्पताल में ही भर्ती थी। डॉक्टर ने कहा कि गहरे सदमे की वजह से यह अपने दिमागी संतुलन को खो बैठी है। शायद बहुत मुश्किल होगी रिकवरी। वैसे हमेशा बुरे कर्मों की सज़ा बुरा ही होता है। अगर तुम किसी और की कमजोरी को अपने जीत का निशाना बनाओगे तो भगवान उस आदमी को कभी भी नहीं छोड़ता। अपना हिसाब गिन गिन कर इसी दुनिया में ले लेता है। उसने अखिलेश और शीतला देवी की कमजोरियों का फ़ायदा उठाकर उन्हें बर्बाद करना चाहा था। भगवान ने उसे इस हाल को पहुंचा दिया था कि वह अब किसी को पहचान नहीं पाती थी। इसीलिए कभी भी किसी इंसान के कमजोरियों का फ़ायदा ना उठाओ, नहीं तो भगवान तुम्हें मुंह की खिलाएगा। कंचन को डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया था। उसकी डिलीवरी बहुत ही क्रिटिकल होने वाली थी। उसकी बच्चेदानी बिल्कुल नीचे थी, लेकिन डॉक्टरों के हिसाब से बच्चा बिल्कुल सेहतमंद था। शीतला देवी अब उसका इतना ख्याल रख रही थी, ऐसे लगता था वह भगवान है और शीतला देवी उसकी भक्त है। कंचन के सेवा में शीतला देवी ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, और अखिलेश भी उसका बढ़ चढ़कर ध्यान रख रहा था। आखिरकार वह दिन भी आ गया था जब कंचन ने एक प्यारी सी लड़की को जन्म दिया था, जिसका नाम उन्होंने लक्ष्मी रखा था। उनकी खुशियों में 4 चांद लग गई थी। कंचन की बेटी बहुत ही खूबसूरत थी, बिल्कुल कंचन पर गई थी। शीतला देवी को तो वह अपने जान से ज़्यादा प्यारी थी। कुछ ही महीनों के बाद कंचन दोबारा से प्रेग्नेंट हुई थी, लेकिन शीतला देवी ने कहा था, मुझे अपनी बहू की जान प्यारी है। उसके प्रेगनेंसी में फिर से क्रिटिकल कोई भी प्रॉब्लम है तो ये बच्चा हमें नहीं चाहिए। लेकिन कंचन को दोबारा बच्चा किसी भी हाल में चाहिए था, लेकिन उसे शीतला देवी को साफ साफ मना कर दिया था कि मैं ये बच्चा अबॉर्शन नहीं करवा सकती। अगर भगवान ने अपनी कृपा की है तो वही हमें इस समस्याओं से निकालेगा। शीतला देवी के लाख कोशिश करने के बाद भी कंचन नहीं मानी थी और उसने ये प्रेगनेंसी अपने रिस्क पर रख लिया था। 9 महीने के बाद कंचन ने एक बेटे को जन्म दिया था। कंचन अब बहुत खुश थी। आज उसने उस परिवार को वारिस दे दिया था। अखिलेश तो फूले नहीं समा रहा था। दिन ब दिन कंचन के लिए उसका प्यार बढ़ता ही जा रहा था। शीतला देवी अपने पोता और पोती से बहुत खुश थी। धानी को हॉस्पिटल वालों ने डिस्चार्ज कर दिया था। धानी को शीतला देवी ने उसे गांव में रखा हुआ था। वह उसकी बराबर देखभाल कर रही थी और भगवान से प्रार्थना कर रही थी वह ठीक हो जाए। धीरे धीरे धानी की कंडीशन भी ठीक होती जा रही थी, लेकिन वह अपना पिछला सब कुछ भुला चुकी थी। वह क्या थी और कहां से आई थी, शीतला देवी भी उससे सच्चाई नहीं बताना चाहती थी, क्योंकि डॉक्टर ने कहा था कि उसके दिमाग पर कोई भी दबाव न डाला जाए।
शीतला देवी तो पहले से ही नहीं चाहती थी कि धानी को कोई ऐसी बात पता चले जिससे अखिलेश और कंचन की जिंदगी पर कोई फर्क पड़े। वह चाहती थी कि जो आग उन्होंने खुद लगाया था वह अब खुद ही ख़त्म करेंगी। वह चाहती थी कि धानी की शादी किसी और से कर दे ताकि वह बिल्कुल अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर सके। पिछली जिंदगी तो वो भूल ही चुकी थी। शीतला देवी ने कंचन और अखिलेश से बात की तो अखिलेश ने कहा कि जैसे तुम्हारी मर्जी। शीतला देवी ने एक अच्छे रिश्ते को तलाश कर धानी की शादी करवा चुकी थी। धानी को वह लड़का बेहद मोहब्बत करता था। धानी की आज सुहाग रात थी। उसको तो पिछली जिंदगी का कुछ भी याद नहीं था, तो उसे ये सब कुछ नया लग रहा था। लेकिन शीतला देवी ने उसकी सच्चाई बता दी थी कि उसकी शादी हो चुकी थी ताकि उस लड़के के मन में कोई वहम न रहे। वह लड़का खुद भी अनाथ था और धानी को पाकर वह बहुत खुश था। धानी अपने सुहाग रात पर बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही थी। शीतला देवी ने उसे सब समझा दिया था। जब विकास ने उसका घूंघट उठाया तो वह शर्म से पानी पानी हो गई थी। विकास ने कहा, तुम बहुत ही खूबसूरत हो, क्या मैं तुम्हारे पैरों को छू सकता हूँ? वह घबरा रही थी। उसने कुछ भी ना कहा। विकास उसके पैरों से उसके लहंगे को ऊपर उठाते उसे एक अलग ही एहसास दे गया था। विकास ने उसके कपड़ों से उसे आज़ाद की अपनी बाहों में भरकर उसके होठों को अपनी पकड़ में ले गया, जिस पर वह बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। धीरे धीरे उसके पूरे शरीर को चूमता गया। धानी भी बहक रही थी, जोर जोर सिसकियाँ ले रही थी। उसकी आहों से पूरा कमरा महक गया। दो जिस्म एक जान हो चुके थे और सारी रात इश्क के समंदर में तैरते हुए सुबह कब हुई उन्हें पता ही नहीं चला। जब शीतला देवी ने 10 बजे उनके कमरे का दरवाज़ा खटखटाया तो अपनी होश की दुनिया में वापस आए थे। बाथरूम में एक साथ नहाते वह कई बार एक दूसरे को सुकून दे चुके थे और बाहर आते शीतला देवी के पैर छूते उनका आशीर्वाद लेते बहुत खुश नज़र आ रहे थे। शादी के 1 साल के बाद अब धानी ने भी एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया था। शीतला देवी ने अपने गांव की पूरी ज़मीन धानी के नाम कर दिया था, क्योंकि धानी के माता पिता की तो बहुत पहले ही मृत्यु हो गई थी और वह अकेले ही इतने बिजनेस को संभाल रही थी। लेकिन वे जब बर्बाद हुई तो सब कुछ भुला चुकी थी और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। इसलिए शीतला देवी ने अपनी गाँव की सारी ज़मीनें उसके नाम कर दी थी। धानी का भी एक हंसता खेलता परिवार हो चुका था। अब शीतला देवी बहुत खुश थी। अपने आप को काफ़ी हद तक बदल चुकी थी। अब उनके होठों पर सिर्फ भगवान का नाम रहता था, क्योंकि वह कंचन की भगवान के प्रति मोहब्बत देखकर वे बहुत ज़्यादा भगवान पर विश्वास करने लगी थी। उन्होंने अब तक सारे तीर्थ यात्रा पूरे कर लिए थे और वह अपने बुढ़ापे को भगवान के चरणों में अर्पित करना चाहती थी। शीतला देवी की सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी थी, क्योंकि शीतला देवी ने अपने सारे बुरे कर्मों की माफ़ी मांग ली थी और एक नई इंसान बन चुकी थी। सिर्फ वह अच्छाई ही करती चली जा रही थी। भगवान भी अपने भक्तों को कभी अकेला नहीं छोड़ता, उसके साथ खड़ा हो जाता है और उसकी सारी इच्छाओं को अपनी इच्छा बना लेता है। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो आगे की और आने वाली सारी दिलचस्प रोमांटिक कहानियों के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं।